सुंदरपुर गांव में जानकी अपने एक छोटे से घर में रहती थी। उसके साथ रहते थे उसके परिवार के 4 सदस्य, उसका पति केतन और उसकी 2 बेटियां कीर्ति और सुमन। उनके घर में कहने को तो ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, परंतु जानकी ने घर में खुशहाली बनाए रखी थी। एक दिन उसकी बड़ी बेटी कीर्ति उसके पास आती है और उससे, माँ, मेरा जन्मदिन नजदीक आ रहा है। आपने कुछ सोचा भी है मुझे क्या भेंट देंगी? कीर्ति, तुम्हारा जन्मदिन हो और मैं कुछ ना सोचूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? माँ के ऐसे कहते ही दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसने लगती है। जानकी ने वाकई बहुत ही बढ़िया भेंट सोच रखी थी अपनी बेटी कीर्ति के लिए, और इत्तेफाक की बात ये थी कि दोनों माँ बेटी का जन्मदिन एक ही दिन आता था। ये बात जानकी की छोटी बहन सुमन के ध्यान में थी। एक दिन कीर्ति और जानवी स्कूल से घर आ रहे थे, तभी जानवी कीर्ति से, दीदी, आपको तो याद है ना कि आपके साथ साथ माँ का भी जन्मदिन आ रहा है? अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी। क्या दीदी, तुम भी ना? अरे सॉरी यार। बताओ ना, माँ को क्या तोहफा दे हम? कुछ सोचा है तुमने? सोचना पड़ेगा। आज दोनों बहनों को जोरों से भूख लगी थी। जैसे तैसे कर वो कुछ दूरी पर आ गई थी और फिर कीर्ति ने सोचा कि पास वाली रत्ना मौसी के ढाबे से ही कुछ खा लिया जाए। सुमन के ना कहने के बावजूद भी कीर्ति उसे साथ ले गई। वहां जाकर कीर्ति उनसे, मौसी, अरे ओ मौसी, बहुत भूख लगी है, आपके हाथों के छोले भटूरे खिला दो ना। अरे वाह, आज तो तू सुमन को भी ले आई। बैठ, अभी लाई तेरे पसंद के छोले भटूरे। खाना आते ही दोनों बहनें उस पर टूट पड़ी और फिर खाने के बाद पेट सहलाकर रत्ना मौसी से, वाह मौसी, मजा ही आ गया खाना खा के। किसी दिन माँ को भी ले आऊंगी। हाँ मौसी। फिर दोनों बहनें घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उन्हें अपने पिता केतन के चिल्लाने की आवाज आती है कि, अरे क्या मतलब पैसे चाहिए? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जब तुम मांगो और तुम्हें मिल जाए? जी ऐसा नहीं है, मैं तो बस कीर्ति के जन्मदिन के लिए। इससे पहले कि जानवी केतन से कुछ बोल पाती, केतन उससे, अगर इतना ही शौक है ना पैसे उड़ाने का तो खुद जाकर कमा लो। इतना कह केतन वहां से चला गया। जानकी की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन अपनी बेटियों को अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं करवाना चाहती थी वो। इसीलिए जानकी मुस्कुराकर कहती है, अरे तुम दोनों कब आई? आओ, गर्मा गर्म रोटी और दाल बनाया है, खाना खा लो। नहीं माँ, आज हमें भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए। आज बहुत सारा होमवर्क है, हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। जानकी अनजान थी इस बात से कि उसकी बेटियां सब जानती थी अपने पिता के दुर्व्यवहार के बारे में। वो दोनों बहुत दुखी थी अपनी माँ की इस हालत से। जानकी और कीर्ति बस के पैसे बचाने के लिए कभी कभार स्कूल पैदल ही चलकर जाती और चलकर ही घर आती थी। कभी कभार बाहर खाना भी खा लेती थी। उस रात सुमन को नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो मन ही मन, ऐसा क्या कर सकती हूँ मैं कि जिससे माँ को हर दिन पैसों के लिए खरी खोटी न सुनने पड़े। अचानक सुमन को कुछ ख्याल आता है और वो उठकर बैठ जाती है। अरे वाह, ये आइडिया जरूर काम कर सकता है। सुबह होने पर सुमन आज स्कूल नहीं गई। उसने बहाना किया था कीर्ति से कि वो बीमार है। सुमन के पिताजी भी कुछ देर में खेत में निकल गए। घर में बचे सिर्फ जानकी और सुमन। जानकी अपनी बेटी के पास बैठकर उससे, अब तबीयत कैसी है सुमन? सुमन उठकर बैठ जाती है और अपनी माँ को देख मुस्कुराकर, बहुत बढ़िया हूँ माँ, आज मेरे साथ सैर पर चलो ना माँ। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज के दिन आराम करो। नहीं माँ, चलो ना। अच्छा चलो। सुमन ने जानकी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपने साथ रत्ना मौसी के यहाँ ले गई। वहां जाते ही जानकी ने देखा कि मौसी कुछ औरतों के साथ ढाबे पर काम कर रही थी। सुमन, यहाँ कहाँ लेकर आई तुम मुझे? माँ, आप बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रत्ना मौसी के साथ आप भी ढाबे पर काम कर लो। मैं और ढाबे पर? ये क्या बात कर रही हो सुमन? तभी वहां रत्ना मौसी आ जाती है और वो, गलत कहाँ कह रही है सुमन? जानकी, तुम अपने समय की लाजवाब रसोइया हुआ करती और फिर शादी के बाद तुमने सारा काम छोड़ दिया। तुम मेरे पास ढाबे पर रसोइया का काम कर सकती हो। कीर्ति के जन्मदिन के लिए कुछ खास करना चाहती हो ना तुम? तो सोच के बताओ। जी। तो फिर देर कैसी माँ, आज ही से आप मौसी के साथ काम करना शुरू कर दो ना।
पिताजी तो वैसे भी शाम को घर आते हैं। बेटी से मिले प्रोत्साहन ने जानकी को थोड़ी हिम्मत दी और फिर वो ढाबे पर काम करने लगी। मौसी का ढाबा स्कूल और दफ्तरों से नजदीक पड़ता था, इसीलिए उसमें बहुत से युवा खाना खाने आते। जानकी के हाथ से बने खाने में उन्हें माँ के हाथ का स्वाद मिलता था, इसीलिए वे सभी ढाबे पर भरपेट खाना खाते थे। देखते ही देखते ढाबे में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, मौसी और जानकी का काम भी। और फिर आया कीर्ति और जानकी का जन्मदिन। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं दीदी, और माँ आपको भी। तुम दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकी ने अपने बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दी, जिसे देख कीर्ति बहुत खुश हो गई। और फिर बारी आई जानकी के तोहफे की। सुमन और कीर्ति ने अपनी माँ को एक बढ़िया सा एप्रन दिया था। केतन, ये देख उनसे। अरे ये क्या दिया तुम दोनों ने, एप्रॉन? और जानकी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ड्रेस लेने के लिए? इससे पहले कि सुमन और कीर्ति कुछ कहे, जानकी बोल पड़ी, ये पैसे मैंने ढाबे पर काम करके कमाए हैं। आप ही ने कहा था ना कि पैसे चाहिए तो खुद कमा लो। तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। जानकी का आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया था और साथ ही साथ केतन को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अब उसने निश्चय किया था कि वो जानकी को कभी ताने नहीं मारेगा और उसे अपने बराबरी का मानेगा। उसने तोहफे के तौर पर जानकी को और रत्ना मौसी को ढाबे पर मदद की। साथ ही उन्होंने मिलकर ढाबे का नाम भी रखा, माँ का ढाबा। आज वाकई में जानकी के जीवन में खुशियाँ ले आ गई थी। हर एक इंसान के अंदर उसकी खुद की एक खूबी होती है जो उसे आत्मविश्वास के मार्ग पर ले जा सकती है। उसके लिए उसे चाहिए बस थोड़ी सी हिम्मत और लगन। एक समय की बात है, शहर में तारा नाम की 8 साल की छोटी गरीब लड़की थी, जो अपनी माँ राधा और पापा अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अर्जुन मजदूरी करके घर चलाता था और उसकी बेटी तारा को स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन तारा स्कूल से घर आ रही थी कि तभी उसकी नजर डांस हॉल की ओर जाती है, जिस दीवार को एक छोटा सा होल था। उसमें से वो अपनी आँख से अंदर डांस करते लोगों को देख रही थी कि तभी उसकी माँ राधा वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे चिल्लाते हुए उसे घर लेकर जाती है। तारा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि वहां पर ऐसे टाइम पास मत किया कर। पर माँ, मुझे भी उनके जैसा डांस करना है, बड़ा बनना है, टीवी पे दिखना है। माँ, मुझे भी जाना है वहाँ डांस सीखने। अरे बेटा, वो सब बड़े पैसों वाले लोगों का काम है। हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ कि हम तुम्हें वहाँ डांस सीखने के लिए भेजे। चलो चुपचाप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठो। माँ की डांट से तारा रूठ के कोने में बैठ जाती है कि तभी तारा के पापा अर्जुन घर आते हैं और वो तारा से, अरे मेरी प्यारी गुड़िया को क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है मेरी गुड़िया? पापा, मुझे भी डांस सीखने जाना है। अरे बिटिया, तुम वहाँ जाती ही क्यों हो? अगर तुम वहाँ गई ही नहीं तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार भी नहीं आएंगे। हाँ बेटा, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में जॉब करो। ठीक है माँ, पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज से मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान दूंगी। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह पापा को भी काम पर जाना है और तुम्हें भी तो स्कूल जाना है ना। खाना खाकर सब सो जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन अपने काम पर चला जाता है और तारा अपने स्कूल। अब ऐसे ही उनका हर दिन बीता करता था। कई साल बीत जाते हैं। तारा के मन लगाकर पढ़ाई करने के कारण वो हर साल अच्छे नंबरों से पास होती है। तारा की पढ़ाई में प्रगति देखकर अर्जुन और राधा भी बहुत खुश थे। अब तारा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और एक दिन तारा को कॉलेज की तरफ से एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आता है और उसके बाद वो लोग तारा की काबिलियत देखकर उसे अच्छी पगार वाली नौकरी भी ऑफर करते हैं। तारा बहुत खुश हो जाती है और अपने माँ पिताजी से कहती है, माँ, पापा, मुझे एक कंपनी से इंटर्नशिप के लिए कॉल आया है, जिसके बाद वो लोग मुझे अच्छे पगार वाली नौकरी भी देने वाले हैं। पापा, अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये खुश खबर सुनकर अर्जुन और राधा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। देखा राधा, मेरी छोटी सी गुड़िया अब कितनी बड़ी हो गई है। अर्जुन और राधा तारा को गले लगा लेते हैं और राधा भगवान के सामने दिया लगाने जाती है। लेकिन पापा। हाँ बेटा, बोलो,
क्या हुआ है? पापा, वो इतने अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। बिटिया, तुम उसकी फिक्र मत करो। शाम को घर आते समय तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आऊंगा मैं। काम पर जाते ही अर्जुन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे, मालिक, वो दरअसल। हाँ अर्जुन, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मालिक, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिलेंगे? मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस लाना था। ठीक है, पर पैसे समय पर जरूर लौटा देना। जी मालिक, धन्यवाद मालिक। अर्जुन अपना सारा काम पूरा कर घर आते वक्त तारा के लिए एक अच्छी ड्रेस लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह तारा माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए निकलती है। जैसे ही वो रास्ते से जा रही थी, तभी उसकी नजर फिर से उसी डांस क्लास की तरफ जाती है और उनकी आवाज सुनकर वो फिर से हर रोज की तरह उस छोटे से हॉल से झांक कर देखती है कि आज वहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों है। अरे अब हमारा क्या होगा? जो मेन डांसर थी उसका ही पैर टूट गया है। अब शो कैसे होगा हमारा? आज के आज हम कैसे अरेंज करेंगे ये सब? तभी तारा धीरे से दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तारा की बात सुनकर वो सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं कि ये गरीब लड़की उनकी क्या मदद करेगी। कौन हो तुम? और तुम क्या मदद करोगी हमारी? सर, आप मुझे एक चांस तो देकर देखिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें दिया चांस, अब दिखाओ हमें डांस करके। जब तारा उसका डांस स्टार्ट करती है तो वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो डांस टीचर तारा से, अरे तुमने ये कहाँ से सीखा? ये तो हमारी कोरियोग्राफी है। जी सर, माफ करना, पर मैं रोज आपका डांस देखा करती थी और घर जाकर प्रैक्टिस किया करती थी। मुझे बचपन से ही आपके यहाँ डांस सीखना था, लेकिन हमारे गरीब हालात की वजह से मैं कभी अंदर नहीं आ पाई। तुमने तो हमारी सारी चिंता एक झटके में दूर कर दी। क्या तुम आज के शो में हमारे ग्रुप में परफॉर्म करना चाहोगी? जी सर। अब तारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। हेलो हेलो मिस तारा, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। आज तुम इंटरव्यू के लिए आ रही हो या नहीं? जी मैम। ऐसा कह के तारा फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। एक तरफ उसका बचपन का सपना सच हो रहा था और एक तरफ उसके माँ पिताजी का सपना। उनकी मेहनत थी जिससे उन्होंने तारा को इस मकान पर लाया था। लेकिन उस समय तारा अपने पैशन को चुनती है और अपने घर पर बिना बताए ही डांस क्लास वाले लोगों के साथ शो में परफॉर्म करने के लिए निकल जाती है। तारा की वजह से उनका पूरा ग्रुप वो शो में जीत जाता है और हर जगह सिर्फ तारा के डांस के ही चर्चे होने लगते हैं। सब होने के बाद शाम को तारा घर आती है। अजी सुनते हो, अपनी तारा आ गई, देखो तो। अरे बेटा, आ गई तुम? आओ आओ बैठो और बताओ, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं? पापा, वो दरअसल तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ पिताजी से कैसे सच कहे। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर वो उनसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। इसीलिए तारा ने उन्हें सारी बात बता दी। अरे तारा, तुमने ये क्या कर दिया? कितने दिनों बाद घर में खुशी आई थी। अरे ये सब करने से पहले एक बार अपने पापा के बारे में तो सोच लेती। अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है और वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जैसे ही अर्जुन बाहर निकलता है तो गांव के 2-3 लोग उससे मिलते हैं और वो अर्जुन से, अरे अर्जुन भाई, क्या बात है? तुम्हारी तारा तो टीवी पे आ गई। ये सब कैसे हुआ? पर कुछ भी कहो अर्जुन, क्या डांस किया है तुम्हारी बेटी ने, वाह, मानना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ अर्जुन भाई, तुम्हारी तारा ने तो अपनी बस्ती का नाम रोशन कर दिया। ये सब सुनकर अर्जुन भागते हुए घर आता है और राधा को सारी हकीकत बताता है। दोनों खुशी से तारा को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे तारा के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और फिर क्या था, उसे हमेशा ही बहुत सारे शोज से डांस के लिए ऑफर आने लगते हैं। ऐसे ही करते करते तारा बहुत फेमस डांसर हो जाती है।